गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गरीबी निवारण के उपाय। आपके लेसन नंबर 16 में जो 3 चुनौतियां थी देश की आर्थिक चुनौतियों में मूल्य वृद्धि को हटा दिया गया है, मुद्रास्फीति नहीं है, अब गरीबी और बेरोजगारी है। कल हमने पढ़ा था गरीबी क्या है और गरीबी के क्या कारण हैं। आज हम पढ़ेंगे गरीबी निवारण के उपाय कि गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार, हम इसमें लिखेंगे कि हमारे समाज में अधिकांशतः बुराइयों की जड़ है अशिक्षा। देखिए, समाज में अशिक्षा को दूर करने के लिए हमें अधिक से अधिक विद्यालय खोलने चाहिए जिनसे गरीबी की समस्या दूर की जा सकती है। तो हमें शिक्षा के प्रसार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हमारे समाज में अब भी कई लोग कई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि यह किस प्रकार स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार को चाहिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम अधिक से अधिक चिकित्सालय खोलने पड़ेंगे। चिकित्सालय खोलने पर ही हम समाज में अधिक से अधिक स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। तो देखिए, हम मानव पूंजी कहते हैं कि जहां व्यक्ति का शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम में अधिक से अधिक पूंजी लगाई जाती है उसको मानव पूंजी कहते हैं। तो जापान और अमेरिका अधिक से अधिक मानव पूंजी में धन लगाती है, हमारा भारत बहुत पीछे है। दूसरा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जहां बेरोजगारी तथा गरीबी में गहरा संबंध है कि हमारे गरीब लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा तो उनकी गरीबी दूर की जा सकती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक स्वरोजगार की प्रेरणा देनी चाहिए। कौन सी रोजगार की? स्वरोजगार की, जिससे स्वयं का रोजगार होगा तो अधिक से अधिक लोग अपना रोजगार चला सकते हैं और गरीबी दूर कर सकते हैं। फिर देखिए, सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। हमारे समाज में अनेक ऐसी सामाजिक कुप्रथाएं हैं जिन्हें हमें अधिक से अधिक सीमित रखना है, उस पर आवश्यकता से अधिक खर्चा नहीं करना है। जैसे शादी है या मृत्यु है या जन्मोत्सव, आप जानते हो सभी, शादी पर कम खर्च करना, अधिक से अधिक कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज लेने वाला गरीबी के अंतर्गत चला जाता है। या मृत्यु भोज, किसी के बुजुर्ग मृत्यु हो जाती है तो लोग उस पे मृत्यु भोज करते हैं, आमंत्रण करते हैं और लोग अधिक से अधिक खर्चा करते हैं, जिसके कारण से भी गरीबी बढ़ती है। तो हमारे सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण रखना है, उसमें अधिक से अधिक खर्चा नहीं करना है। फिर देखिए, गरीबी को दूर करने का नेक्स्ट पॉइंट है, उपाय है जनसंख्या पर नियंत्रण। कि हमें अपने देश विश्व में दूसरा स्थान है जनसंख्या में, पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है। तो हमारी स्वतंत्रता के पश्चात हमारी सेवाएं जो है स्वास्थ्य की, उनमें प्रसार ने हमारी मृत्यु दर में तेजी ला दी है। जहां किसी प्रकार से जन्म दर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है तो हमारे जन्म दर और मृत्यु दर में गहरा अंतर नहीं होना चाहिए। हमें अधिक से अधिक जनसंख्या पर नियंत्रण रखना है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसे इसमें हम वर्णन कर सकते हैं। तो हमारे अधिक से अधिक शिक्षा पर निवेश करना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पर निवेश करना चाहिए, तो हमारी जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। फिर देखिए, लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुंचाना। कि गरीबी को दूर तभी किया जा सकता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है, वो योजनाएं सरकार के द्वारा सही तरीके से संचालित हो, उसमें जहां अधिक संचालित करने वाले अधिकारी हैं, अधिकारों जहां अधिक जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से गरीबों तक उनका पैसा पहुंचना चाहिए, तब तो गरीबी दूर की जा सकती है, अन्यथा गरीबी दूर नहीं की जा सकती। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका, गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपाय।
कि भारत सरकार ने क्या उपाय अपनाए हैं गरीबी को दूर करने के लिए। देखिए, 1970 के दशक पहले सरकार गरीबी निवारण हेतु सार्थक प्रयास नहीं किए गए थे। 70 तक तो गरीबी की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया भारत ने, लेकिन 1971 में आपने नारा सुना होगा, गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ जहां सरकार का लक्ष्य रहा कि हमारे देश में बहुत से लोग गरीब हैं और उस गरीबी को जब तक दूर नहीं किया जा सकता, हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ सकते। तो 1970 के पश्चात हमारी बहुआयामी नीति अपनाई भारत सरकार ने, और बहुआयामी नीति में मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार पर महत्व दिया गया और ये अनेक कार्यक्रम चलाए गए स्वरोजगार के और गरीबी निवारण के। तो लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ साथ हमारी सरकार ने पहचान की कि गरीबी उन्मूलन को दूर करने के लिए सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की एक अलग पहचान बनवाई। और जहां अलग पहचान की बताई बीपीएल, जिसे आपने नाम सुना होगा, सामान्य राशन कार्ड होता है, बीपीएल राशन कार्ड होता है। तो बीपीएल का मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। उनकी अलग पहचान की सरकार ने, और अलग पहचान करके उन लोगों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं में उनको निःशुल्क दवाइयां वितरित की जाती है। अनेक योजनाओं में जैसे उनको गैस निःशुल्क दी गई थी उज्ज्वला योजना के तहत। तो इस प्रकार सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की ओर ध्यान देने लग गई है और सरकार अनेक नीतियां अपना रही है। उन नीतियों के अंतर्गत गरीबी की कमी को दूर किया जा रहा है। तो ये हमें जो काम किया जा रहा है यह संतोषजनक कार्य और भी उपाय सरकार कर रही है। अब बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी तीसरी आर्थिक चुनौती है भारत के समक्ष बेरोजगारी। अब देखिए, बेरोजगारी क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति काम करने के योग्य और इच्छुक तो होता है, लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल होता है। इस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। तो इस स्थिति उत्पन्न होने से पहले, जैसे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से योग्य, इच्छुक और लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल होता है, तो उसको हम बेरोजगार कहते हैं। और बेरोजगार की इस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में इसकी परिभाषा बता दी है मैंने। तो भारत युवाओं का देश है कि भारत की जनसंख्या दूसरे स्थान पर है विश्व में। युवाओं की स्थिति होने पर हमारे यहाँ अधिक से अधिक युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब उसे उचित रोजगार के नियोजित किया जा सके। तो हमारे गांव और शहरों में बहुत से कृषि कार्य में लगे हैं कि छोटा मोटा शहर है, उसके आसपास गांव है, उनमें अधिकतर कृषि के कार्यों में लगे हुए हैं। तो अनेक लोग व्यवसाय में कार्यरत हैं कृषि के। अब कृषि कार्य में उतनी आमदनी नहीं होती है, तो हमारे कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं में कार्यरत है। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से स्वयं धन प्राप्त करता है तथा वह अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन से योगदान करता है। रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त होता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता तो उसे धन तथा कुशलता की हानि होती है और वह मानसिक अवसाद का सामना भी करता है। तो बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है। बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का निर्माण करती है। कहते हैं कि व्यक्ति को रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और उसको अनुभव भी प्राप्त होता है और उसकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। वह उत्पादन करता है, देश में सहयोग करता है। किंतु अगर उसको इस प्रकार की धन और कुशलता में हानि हो तो वह मानसिक रूप से अवसाद में आ जाता है और अवसाद में आ जाने के कारण वह समाज के लिए और देश के लिए अनेक हानि उत्पन्न करता है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति
अवसाद दुखी हो जाता है और दुखी हो जाने पर उसके किसी न किसी प्रकार से सामाजिक कलह उत्पन्न होते हैं, पारिवारिक कलह उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार हमें इस बेरोजगारी के अंतर्गत हानियां भी होती है। तो बेरोजगारी को समझने के लिए हम सर्वप्रथम श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी की दर, इन तीन बिंदुओं को समझते हैं। श्रम शक्ति, कार्य शक्ति, बेरोजगारी की दर, इन तीनों शब्दों को हम अलग अलग परिभाषित करेंगे। जहां इसमें विस्तार से बताया गया है कि श्रम शक्ति का अर्थ होता है उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। ये तो श्रम शक्ति की परिभाषा है। इसमें रोजगार शुदा तथा बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं। श्रम शक्ति में दोनों शामिल होते हैं, जिसको रोजगार मिल रहा है वो भी श्रम शक्ति में आता है, और जो बेरोजगार है जिसको काम नहीं मिल रहा है वो भी श्रम शक्ति में आता है। श्रम का यानी मजदूरों की शक्ति। फिर है कार्य शक्ति। कार्य शक्ति का अर्थ होता है कि श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में है। कार्य शक्ति में वे लोग आते हैं कि श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में है, जो रोजगार प्राप्त कर रखे हैं वो ही कार्य शक्ति में आते हैं, बेरोजगार इसमें सम्मिलित नहीं होते। प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर वह बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी दर, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल होना ही संख्या के अनुपात को हम बेरोजगारी दर कहते हैं। तो इस प्रकार तीनों बिंदुओं की परिभाषा दी गई है। ये वेरी मोस्ट है। फिर है भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए हमारी भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा अलग अलग दौरों का आयोजन करती है, आंकड़े जुटाती है और वो हमें अधिक से अधिक इसके बारे में प्रेरित करती है। अब देखिए, सामान्य स्थिति के आधार पर अगर प्रति 1000 जनसंख्या पर श्रम शक्ति 395 तथा कार्य शक्ति 386 रही, वह 2011-68वें दौर में सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2.3% रही। कहते हैं कि श्रम शक्ति के अंतर्गत 395 व्यक्ति लोग आते हैं। अब कार्य शक्ति वह कहलाती है कि श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में है। अब रोजगार मिल रहा है 386 का और श्रम शक्ति में आते हैं 395, तो इसकी दर और अनुपात निकाले हैं, जिसमें बताया गया है बेरोजगारी की दर निकली 2.3% लोग बेरोजगार हैं, जो हमारे लिए देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाती है। ये तो था बेरोजगारी से संबंधित श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी दर। अब देखिए बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार में पहला प्रकार आता है मौसमी बेरोजगारी। देखिए, बहुत से व्यवसाय होते हैं जो मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं और मौसम बदलते ही समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यवसाय वर्ष की एक निश्चित अवधि में जब मौसम रहता है तभी रोजगार देते हैं। जैसे कृषि पर आधारित उद्योग इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को बेरोजगार का सामना करना पड़ता है, इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे गन्ना उत्पादन जब होता है तो जब गन्ने की फैक्ट्रियां चलती है तब तो लोगों को रोजगार मिलता है, किंतु गर्मियों के दिनों में गन्ना कम उपलब्ध होता है तो फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती है, जिसके कारण से मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। दूसरी है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। कहते हैं कि हमें किसी भी क्षेत्र में जब मांग कम होती है और किसी दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के साथ साथ मांग का स्वरूप भी बदलता है। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ये संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रकार हुआ। तीसरी है तकनीकी बेरोजगारी। अब देखिए, उत्पादन में जो नवीन तकनीक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, नवीन तकनीक मशीनों को काम में लेते हैं, तो उनके उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है
वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। कि उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नवीन मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। यानी उद्योगों में नई मशीनों के आ जाने से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, उस प्रकार को हम कहेंगे तकनीकी बेरोजगारी। तीसरा प्रकार है घर्षणात्मक बेरोजगारी। देखिए, दो व्यवसायों के बीच उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को कहते हैं हम घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी के बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो रिवाइज में आप इनको याद कीजिए और सही तरीके से याद करोगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे, अन्यथा अंक अच्छे नहीं आएंगे। धन्यवाद।